ये वीडियो हम लोग के बीकॉम से थर्ड वालों की इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई बिजनेस, ये हम लोग की एक तरीके की वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर ये वाला टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप पहले जानते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, प्रोसेस करना, मतलब समझना और उसके बाद कोई कंक्लूजन दे देना। ये काम किसका होता है? कंप्यूटर का होता है। इसमें आप लोग पहले डेटा को इनपुट करते हो, इनपुट करने के बाद उसको प्रोसेस मतलब अंडरस्टैंड करते हो और बाद में आपको आउटपुट मिलता है कि क्या है वो चीज। ठीक, अब इसके अंदर भी दो चीजें होती है, एक होती है अर्थमेटिक और एक होती है लॉजिकल। अर्थमेटिक का मतलब होता है कि जैसे कैलकुलेशन के लिए काम करना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब किसके लिए होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए होता है। और दूसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब जो यस या नो में जवाब दे, मतलब सही है वो चीज या गलत है उस चीज पे जवाब दे, उसे क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। इसे ही बोलते हैं कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के भी कई सारे यहाँ पर फीचर होते हैं। सबसे पहले आप लोग का मेमोरी। मेमोरी का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर की मेमोरी तो अनलिमिटेड है, उसके अंदर तो कितना भी डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन की मेमोरी क्या है? लिमिटेड है, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? अनलिमिटेड है। इसके बाद आता है आप लोग का स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कि जो काम ह्यूमन मतलब इंसान जो है उसको 1 घंटे में करते हैं, कंप्यूटर वही 10 मिनट में भी कर सकता है। इसके बाद आता है आप लोग का ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर सारी चीजों को ऑटोमेट मतलब ऑटोमेटिक कर सकता है। जैसे आपने बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं देखी हैं, वो भी तो कंप्यूटर के जरिए ही चल रही होती हैं। जैसे कि आप कोई मान लीजिए कार की असेंबलिंग हो रही है, तो कार की असेंबलिंग में क्या होता है कि सारे पार्ट आपस में रोबोट क्या करते हैं? जुड़ते जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? कंप्यूटर के जरिए तो हो रहा है। इसके बाद आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब उसके डेटा पर हमको भरोसा करना आना चाहिए। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग मतलब मौसम की भविष्यवाणी करना, ये सारा काम होता है कैसे? सॉफ्टवेयर के जरिए तो होता है। ऊपर से सैटेलाइट देखता है कि मौसम क्या बन सकता है और उसके हिसाब से डेटा कैलकुलेट करने के बाद आपको पता लगता है कि मौसम ये होगा। ठीक है, तो ये क्या रिलायबिलिटी का मतलब होता है? इसके डेटा पर भरोसा करा सकता है। इसके बाद आता है आप लोग का एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कंप्यूटर के डेटा पर या कंप्यूटर की कैलकुलेशन पर आप ज्यादा भरोसा करोगे इंसान की कैलकुलेशन से भी ज्यादा, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। अब देखिए कंप्यूटर के भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि आप लोगों को रिमेंबर रखने चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का मैप है जहां पर क्या होता है? डेटा इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। ये डायग्राम में जरा समझिए। इस डायग्राम के अंदर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कोई आपने डेटा इंटर किया, मतलब कीबोर्ड से आपने कोई चीज लिखी, तो कहाँ पर आएगी? कंट्रोल यूनिट के पास आएगी। पहले कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? उसको समझेगा, प्रोसेस करेगा थ्रू प्रोसेसर। प्रोसेसर आपको पता ही कि कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसका काम होता है अंडरस्टैंड करना, समझना उस चीज को जो आपने लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा? वो आउटपुट देगा, मतलब आउटपुट यूनिट क्या कर देगा? डेटा को प्रोवाइड करा देगा। अगर आप कहते हो कि डेटा सेव भी हो जाना चाहिए तो फिर कहाँ जाएगा? वो इंटरनल मेमोरी के अंदर जाएगा। आप लोग कहेंगे ALU क्यों लिखा हुआ है? अगर मान लीजिए हम लोग को कैलकुलेशन करना होगा तो किसके पास आएंगे? ALU के पास आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैलकुलेटर खोलते हैं, तो कैलकुलेटर मान लीजिए हमने कोई भी चीज़ लिखी, जैसे 2 + 2 ऐसे कर दिया 4, तो ये जो 2 + 2 करा, इसके ये कहाँ जाएगा? 2 + 2 ये जाएगा आप लोग का ALU के अंदर। ALU के अंदर क्या होगा? कैलकुलेशन परफॉर्म होगी और आउटपुट जो निकल के आएगा 2 + 2 कितना होता है? 4, तो ये 4 कहाँ दिखेगा? आउटपुट यूनिट में दिखेगा। ऐसे अगर मान लीजिए अगर आपको स्टोर करना है इस डेटा को, तो आप क्या करेंगे? इंटरनल मेमोरी को इंस्ट्रक्शन देंगे, तो इंटरनल मेमोरी क्या करेगी? डेटा करेगी, स्टोर करेगी। अब इसके लिए भी दो माध्यम हुए, या तो वो मेन मेमोरी में करे या वो सेकेंडरी स्टोरेज में करे। आपको हम आसान शब्दों में बता रहे हैं। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर रैम होती है, रैम एक तरीके से क्या है? मेन मेमोरी है आपकी। या आपका कोई इंटरनल स्टोरेज जो होता है, जो मोबाइल का होता है, वो क्या हुई होता है? मेन मेमोरी ही होता है। ऐसे ही जो आप लोग का सेकेंडरी स्टोरेज क्या होगा? जैसे आप लोग का मेमोरी कार्ड आप लोग अलग से इंसर्ट करते हो ना, तो वो क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है आपका। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम में देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग का रैम होता है, तो रैम हम लोग का क्या है? मेन मेमोरी है। और जो हम लोग की हार्ड डिस्क, SSD या पेन ड्राइव, ये सब हम लोग लगाते हैं अलग से, तो इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। अब इसको आगे थोड़ा और समझा जाएगा। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर भी इनपुट डिवाइस भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक पैड। ट्रैक पैड तो आप लोग को पता ही होगा, जो हम लोग के लैपटॉप में जो लगा होता है, जिसको आप टच करके चलाते हो, ट्रैक पैड होता है। इसके बाद माइक्रोफोन, जो अभी जिससे आप लोग आवाज़ सुन रहे हो। इसके बाद है आप लोग का कैमरा या स्कैनर या टच स्क्रीन। ये सब क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है या इनपुट यूनिट बोलते हैं इनको। ठीक है, दो आप में से आप कुछ भी बोल सकते हो। इसके बाद आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे मॉनिटर हो गया, आप लोग का प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया या प्रोजेक्टर हो गया या प्लॉटर हो गया, ये सब कौन है? आउटपुट यूनिट है। अब देखिए मॉनिटर आप लोग को पता है, प्रिंटर भी पता है, स्पीकर भी पता है, प्रोजेक्टर तो आप लोग को पता ही है। और जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर का मतलब होता है जो बड़े बड़े बैनर होते हैं, प्रिंटिंग होल्डिंग वाले जो बैनर होते हैं, वो उसके लिए जो प्रिंटर होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लॉटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टोरेज डिवाइसेस फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब स्टोरेज डिवाइसेस भी कितने टाइप की होती हैं। एक हो गया आप लोग का हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होती है उसके अंदर क्या होता है? परमानेंट डेटा क्या कर सकते
हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। अब हार्ड डिस्क भी दो टाइप की हो सकती है, जैसे एक होगी आपकी HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, और एक होती है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। मतलब क्या हुआ, HDD का मतलब होता है कि जैसे उसके देखिए HDD के अंदर क्या होती है, एक CD लगी होती है, वो CD क्या होती है तेज तेज घूमती है और उसके ऊपर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और उसके बाद उसमें क्या होता है डेटा राइट होता है या रीड होता है। ये काम किस में होता है, HDD के अंदर होता है। और SSD के अंदर क्या होता है, एक फ्लैश मेमोरी लगी होती है, जैसे हम लोग का मेमोरी कार्ड होता है उसके तरीके से एक फ्लैश मेमोरी लगी होती है। तो उसके अंदर कोई भी डेटा मतलब वैसे फॉर्म में नहीं घूमता रहता है, ऐसे HDD के फॉर्म में घूमता है, तभी के लिए क्या होती है तेज होती है। आप लोग खुद ही सोचिए, एक CD है, CD ज़्यादा तेज चलेगा या पेन ड्राइव ज़्यादा तेज चलेगा? आप लोग कहेंगे जो पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है वो ज़्यादा तेज चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है CD के अंदर क्या रहता है पूरा मैकेनिज्म लगता है, उसके बाद वो रन कर पाता है अपने आप को। लेकिन वहीं पर कोई मेमोरी क्या होती है वो बिना उसके भी चल सकती है, वो फ्लैश मेमोरी है, ठीक। तभी के लिए जो SSD होती है इसकी स्पीड तेज होती है और HDD की स्पीड थोड़ी क्या होती है कम होती है। अगर आप लोग को वहाँ पर ये याद आए तो लिख दीजिएगा। इसके बाद पेन ड्राइव तो आपको पता ही है, एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं डेटा को इंसर्ट करके रख सकते हैं और जब मर्जी चाहे उसको निकाल भी सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड का मतलब जिसका साइज छोटा हो और जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर और ये सब यूज हुए हो, जिसके जरिए हम लोग डेटा कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क जिसकी अभी हम बात कर रहे थे CD, तो ऑप्टिकल डिवाइस जो होती है जैसे ब्लू-रे डिस्क हो गई या कोई भी और अदर CD या DVD हो गई, इन्हें क्या बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, ठीक। इसके बाद है आप लोगों को क्लाउड स्टोरेज, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये सब क्या है एक तरीके से क्लाउड स्टोरेज है कि आप अपना डेटा इंटरनेट पे जाके सेव कर दीजिए। तो ये अलग अलग मेथड होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के हम लोग के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब इसके बाद आता है आप लोग का प्रोसेसिंग डिवाइस फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, पहले आप लोग का आ गया CPU जो अभी आप लोग पहले पढ़ रहे थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम क्या होगा, जो भी डेटा हम लोग देंगे उसको प्रोसेस मतलब समझेगा और उसके बाद वो किसको प्रोवाइड करा देगा, आउटपुट डिवाइस को। ये क्या होता है आप लोग का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। एक तरीके से ये कोर पार्ट है, यही सारी चीजें करता है और समझता है। एक होता है आप लोग का ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आप लोग के पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी पिक्चर या आप लोग को जो भी चीज़ दिखाई दे रही होती है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको। आपने ग्राफिक कार्ड का तो नाम सुना होगा, सेम आप लोग का यही चीज़ ही है। इसके बाद आप लोग का मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का क्या मतलब होता है कि एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्ट होंगे और सब इंटरलिंक्ड हो जाएंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। अब देखिए एक मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर लगा है, रैम लगी है, उसका फैन लगा हुआ है, ठीक, उसमें ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं बहुत सारे, ठीक, हीट सिंक लगी हुई है, और उसके बाद क्या होता है उसमें एक पावर सप्लाई दी जाती है जिसके ज़रिए चल पाए। उसी के अंदर क्या होता है आप लोग का जो रैम होती वो तो लगी ही थी, और आप लोग का जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि आप लोग का SSD या HDD भी लगी हुई है। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में जुड़ रहे हैं, कीबोर्ड माउस भी सब इसी से ही कनेक्ट होगा। मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म है एक टाइप का, ठीक है। एक होता है आप लोग का को प्रोसेसर। को प्रोसेसर आज की डेट में बहुत चल रहा है, जैसे AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, को पायलट हो गया या और भी सब होते हैं, चैट GPT होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं को प्रोसेसर पर बेस्ड होते हैं। इनके लिए देखिए ये केवल एक प्रोसेसर पर नहीं चल पाते, इनको एक सपोर्ट के लिए एक दूसरा प्रोसेसर भी चाहिए होता है जो ये यूज़ कर सके, उसे क्या बोलते हैं, को प्रोसेसर बोलते हैं। ये किसके लिए होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रहता है, जिससे वो काम को स्मूथ कर सके। अब इसके बाद आ जाता है आप लोगों की टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या है, पहले ये समझिए कि कंप्यूटर के अंदर मेन चीज़ है क्या, मेन चीज़ है उसका प्रोसेसर, जिसके ऊपर ही सारा काम हो रहा है, ठीक। एक टाइप की वो चिप जिसके ऊपर सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो कौन है, प्रोसेसर है। प्रोसेसर का भी अपना एक कोर होता है, ठीक। उस कोर से ही क्या करता है, वो अपनी चीज़ों को समझ पाता है, जान पाता है और बाद में काम को क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब ये कोर तो वहाँ पर आपके पास एक ही होता है ना, ऐसे सुपर कंप्यूटर होता है उसमें मिलियंस ऑफ कोर होते हैं, मतलब लाखों कोर एक साथ जब जाके जुड़ जाते हैं तब क्या बन जाता है, सुपर कंप्यूटर बन जाता है। इसमें कैलकुलेशन भी आप अनलिमिटेड परफॉर्म कर सकते हैं, और जैसे वेदर फॉरकास्टिंग हो गया या कोई प्लैनेट का कोई भी मान लीजिए कोई भी पोजीशन हो गई ये जानना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो अनएक्सपेक्टेड कोई साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट हो, ये सारी चीज़ें किससे जरिए हो सकती है, सुपर कंप्यूटर के जरिए हो सकती हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। अपने इंडिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो था आप लोग का ऐरावत, जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आप लोग का था। इसके बाद देख लीजिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मतलब होता है कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जहाँ के मतलब ये भी तेज़ होता है, जैसे सारे कंप्यूटर सिस्टम तेज होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं उससे फार बेटर होता है, मतलब बहुत तेज़
होता है। अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ कहाँ होता है, जैसे नॉर्मली बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं या मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे गूगल हो गई या माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करती हैं अपने सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसमें स्टोरेज भी बहुत सारा आप करवा सकते हो। ठीक, और साथ ही साथ जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो आप सर्वर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सर्वर तो आप लोग को पता ही होगा ना, जो डेटा रिसीव करता है वो सर्वर है, जो डेटा भेजता है वो कौन है, क्लाइंट है। क्लाइंट का मतलब जो डेटा भेज रहा है, जैसे अभी हम क्या है, अभी हम क्लाइंट हुए कि आपको कोई डेटा हम भेज रहे हैं, आप कौन हो गए, सर्वर हो गए, जो आप जो डेटा क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। आप ही ये तय करोगे कि आपको डेटा रिसीव करना है या डिनाई करना है। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि सर्वर डाउन हो गया, तो ये सर्वर डाउन नहीं होता है, इसको बोला जाता है कि हम जो सर्वर है वो डेटा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसको ऐसे बोलना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला आता है कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर का मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर साइज जो क्या था बहुत बड़ा था, तो कंप्यूटर सिस्टम के साइज को छोटा करने के लिए क्या आया, मिनी कंप्यूटर आया। और ये यूज कहाँ होता है, जैसे नॉर्मल हम लोग बैंकिंग कोई ट्रांजेक्शन करें या कोई कॉर्पोरेट का काम करें, ऐसी चीज़ों में मिनी जो आप लोग का मिनी कंप्यूटर है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मिनी कंप्यूटर अब मान लीजिए खत्म ही है, क्योंकि इसकी जगह पर पर्सनल कंप्यूटर ने ओवरटेक कर लिया है सब कुछ। तो देख लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर क्या है। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब यानी कि जैसे पीसी जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग खुद यूज करते हैं अपने पर्सनल काम के लिए, अपने पर्सनल फाइल और फोटो और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है जो डेटा को सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करे, मतलब यहाँ पर 0 और 1 नहीं चलता। 0 1 का मतलब बाइनरी कोड। अब देखिए बाइनरी कोड कब करता है वर्क, जैसे आप लोग का नॉर्मल कंप्यूटर है, हम लोग का नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 पर बेस्ड रहता है। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ, 1 का मतलब क्या होता है, ऑन होता है। ठीक, अब ये जो हम लोग का एनालॉग कंप्यूटर होता है, इसके क्या एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, जैसे कि अरे आप लोग का नॉर्मल थर्मामीटर होता है वो भी एनालॉग कंप्यूटर है, या फिर आप लोग का जो स्पीड मीटर होता है वो भी एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक, ऐसी चीजों को हम लोग एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं, जिसके ग्राफ के जरिए, सिग्नल्स के जरिए क्या हो, सारे डेटा ट्रांसमिट होते हैं। इसके बाद देखिए अगला आता है कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब जैसे कि जो 0 और 1 पे को मतलब काम करे, यानी कि बाइनरी कोड पे काम करे, जैसे हम लोग का नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि एनालॉग की स्पीड जो रहती है वो कम रहती है, डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड भी तेज होती है और वो एक्यूरेट भी होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल आपने नहीं देखा है कि हम थर्मामीटर का एग्जांपल ले रहे हैं। थर्मामीटर में आपने देखा होगा जो एनालॉग होता है, मतलब जो बिना डिजिटल के होता है, उसमें देखिए कि वो उतार चढ़ाव होता रहता है कि आपका, आप मान लीजिए बुखार नाप रहे हो तो क्या होगा, उतार चढ़ाव उसमें चलता है। लेकिन अगर मान लीजिए डिजिटल मीटर को आप लेते हो तो वहां पर क्या होता है, एग्जैक्ट बता देता है कि कितना आप लोग का वो बुखार है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला आता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है एनालॉग और डिजिटल को जो मिला दिया जाए उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में क्या, वो एक मशीन रखी रहती है जिसमें हार्ट रेट जो होती चलती रहती है, तो वो डिजिटली चलती है, लेकिन वो काम कैसे कर रही है, एनालॉग पर कर रही है, तो वो क्या है, एक तरीके का हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसके बाद आप लोग का टैबलेट और स्मार्टफोन, ये तो आप लोग को पता ही है, आप लोग के गैजेट हैं जो आप लोग डेली यूज करते हो, तो इनके बारे में आप लोग आसानी से लिख सकते हो। अब देखिए सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में यूज करें, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आप लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, देखिए जो हम लोग की मशीन रखी हुई है उस मशीन को चलाने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, वरना वो चीज़ क्या बन जाती है, डब्बा बन जाती है। जैसे आप लोग का मोबाइल फ़ोन है, भगवान न करे उसका सॉफ्टवेयर चला गया तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका मोबाइल डब्बा हो जाएगा। अब वो मशीन को चलाने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कई कैटेगरी में बटे हुए हैं। जैसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जो आपके कंप्यूटर सिस्टम जो आप लोग का चलता है वो किस पे चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होता है। आपका सीपीयू हो गया, जीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई सारे एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, जैसे आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गई, या मैक ओएस हो गया, या लाइनेक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब क्या है, आप लोग के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे दूसरा आपका आता है लैंग्वेज प्रोसेसर। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर को या कोई भी ओएस को भी बनाने के लिए भी एक लैंग्वेज यूज़ होती है, जिसके ज़रिए ही क्या है वो डेवलप हो पाता है। जैसे नॉर्मल, जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब को चलाने के लिए भी कोई भाई लैंग्वेज बनाई गई होगी ना, जिसके ज़रिए यूट्यूब को पूरा बनाया गया हो। तो पाइथन लैंग्वेज के ज़रिए क्या बनाया गया, यूट्यूब को बनाया गया। मान लीजिए अरे इंस्टाग्राम को तो पाइथन के ज़रिए बनाया ही गया है, तो एक तरीके से वहाँ पर क्या हुआ, पाइथन क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर है। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का काम किसका रहता है, लैंग्वेज प्रोसेसर का रहता है। एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, जैसे जावा, C++, पाइथन, सी,
या कोई भी और लैंग्वेज जो होती है वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग का आता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का मतलब क्या होता है, आप देखिए आप लोग के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जैसे नॉर्मल तो आप लोग की जो मशीन है उसको तो ओएस चला ही रहा है, लेकिन जो आप लोग अलग से डिवाइसेस ऐड करते हो जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या कोई मॉडेम हो गया, तो इनको चलाने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो सपोर्ट दे। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम को क्या पता कि आप कीबोर्ड ऐड कर रहे हो, माउस ऐड कर रहे हो, उसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना, उसे ही बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर अगर नहीं पड़े होते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो उस चीज़ों को डिटेक्ट नहीं करता है, मतलब देखता नहीं है, वो उसको ध्यान नहीं देता है। इसके लिए डिवाइस ड्राइवर का यूज़ लगता है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो कीबोर्ड माउस वर्क नहीं कर रहा होता है, वो इसी की वजह से वर्क नहीं करता है, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। इसके बाद अगला है आप लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं स्पेशल फंक्शन के लिए या स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले सकते हो वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट, तो आपने सुना ही है, तो वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट किस में आ जाएंगे, आप लोग के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। इसमें भी कई सारे टाइप हैं। पहला आप लोग का जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का मतलब जो आप लोग यूज ही करते हो, जैसे ऑफिस के काम के लिए क्या होता है, वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट यूज होता है, वो एक तरीके से क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। दूसरा आप लोग का कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो किसी के लिए बनाया जाए। जैसे रेलवे में क्या होता है आप लोग का रिजर्वेशन वाला जो सिस्टम होता है, उसके लिए भी तो अलग सॉफ्टवेयर बनता है। मतलब जो रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं वो कैसे टिकट बुक करते हैं अपने कंप्यूटर पर, उनके लिए पास भी एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है जो उनको मिलता है और जिसके जरिए क्या कर सकते हैं, वो पूरा काम कर सकते हैं। वो क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आप लोग का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो कंप्यूटर के लिए, मतलब कंप्यूटर को हेल्प करे एक्सटर्नली किसी भी तरीके से, उसको एनालाइज करने में, कॉन्फ़िगर करने में या ऑप्टिमाइज करने में, मेंटेन करने में, ये सब में यूज़ करे। वो कौन है, आप लोग का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस हो गए या क्लीन मास्टर हो गया या डिस्क स्पेस एनालाइजर हो गया, रजिस्ट्री एडिटर हो गया, वैसे बहुत सारे हम बोलते चले जाएंगे। तो ये क्या है, आप लोग के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क का मतलब होता है कि जब सारे कंप्यूटर और मतलब सारे ऑटोनोमस कंप्यूटर जब आपस में जुड़ जाएं तब उससे क्या बोलते हैं, हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। अगर और आसान शब्द में कहा जाए, जब सारे कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर है मान लीजिए, वो सब आपस में जुड़ जाएं तब उससे क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। अब ये नेटवर्क के भी कई सारे टाइप होते हैं। जैसे पहला आ गया आप लोग का पैन। पैन का मतलब क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, ब्लूटूथ से कोई फाइल को ट्रांसफर करते हैं। या इंफ्रारेड आपने सुना है, इंफ्रारेड का मतलब जैसे आप लोग का एसी का रिमोट होता है, टीवी का रिमोट होता है, उसके आगे देखिए एक बल्ब लगा होता है, वो एक्चुअली में इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड पहली टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम लोग फाइल को ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन बहुत कम स्पीड हुआ करती थी। उसके बाद ब्लूटूथ आया, ब्लूटूथ ने क्या करा, इसको और एडवांस कर दिया, तभी के लिए अब इंफ्रारेड अभी यूज़ नहीं हो रहा है। पुराने नोकिया के फ़ोनों में इंफ्रारेड था, अब तो खैर ब्लूटूथ ने पूरा ओवरटेक कर लिया है। तो पैन जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका एग्जाम्पल आप लोग ब्लूटूथ से ले सकते हैं कि जिसकी जो डिस्टेंस होती है वो शॉर्टर होती है और इसमें जो स्पीड होती है वो भी कम रहती है, मतलब ये बहुत तेज़ नहीं होता है। आप लोग खुद ही देख लीजिए, ब्लूटूथ से आप कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो कितनी तेज़ आती है। इसके बाद आता है आप लोग का लैन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो किसी एक बिल्डिंग तक सीमित रहे या एक स्पेसिफाइड लोकेशन तक सीमित रहे, उसे क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं। जैसे वाईफाई हो गया, वाईफाई आपने मान लीजिए एक जगह लगाया तो वो उतनी बिल्डिंग तक ही काम करेगा या कुछ रूम तक काम करेगा या कुछ एरिया तक काम करेगा, उसके बाद फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा या उसका रेंज खत्म हो जाएगा। वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। इसके बाद आता है आप लोग का कैन। कैन का मतलब क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी या इन सब में यूज़ होता है उसे क्या बोलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब देखिए एक बिल्डिंग तक कौन सीमित रहता है, लैन, ठीक। अब कैंपस तो भाई उसके अंदर तो बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, कैन चाहिए, मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर कई सारी अगर बिल्डिंग होती तो उनको जोड़ने का काम कौन करता है, कैन करता है, मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके बाद अगला आता है आप लोग का मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। जैसे अगर मान लीजिए पूरी सिटी का अगर हमको कनेक्ट करना है तो किस में आएगा, मैन में आएगा। इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, जैसे डीटीएच हो गया, तो डीटीएच का जो कनेक्शन होता है वो किस पे चलता है, मैन पर चलता है, ठीक। वो हर एक सिटी को क्या करता है, जोड़ते हुए चलता है, तो वो कौन हो रहा है, मैन। किसके लिए होगा, आप लोग का सिटी के लिए होता है। इसके बाद अगर सिटी वाला भी काम हो गया तो अगला काम है वैन। वैन का मतलब क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का क्या मतलब होता है कि जैसे पूरी दुनिया पर एक तरीके से जो जाल बिछा हो, जैसे क्या है, इंटरनेट, वो किसके लिए होगा, आप लोग का वैन के लिए होगा। वैन में क्या होता है कि सारे लोग आपस में कनेक्टेड है पूरी दुनिया में, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। पहले लैन, मैन और वैन के अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। लैन के अंदर स्पीड तो ज़्यादा होती है पर कवरेज कम हो रहता है, मतलब वो एरिया कम लेता है। इसके बाद जो मैन होता है, मैन के अंदर कवरेज ज़्यादा होता है पर स्पीड कम होती है, किससे, लैन से। ऐसे जो वैन होता है, वैन की स्पीड सबसे कम होती है
और इसका कवरेज सबसे ज़्यादा होता है। आप खुद ही सोचिए कि इस समय जैसे इंटरनेट होता है, नहीं चलता, क्यों नहीं चलता है? क्योंकि एक ही टाइम पर कई सारे यूजर्स वहाँ पर चला रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा वो। इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन को करने के लिए भी, मतलब इंटरनेट कनेक्शन को हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में या किसी भी गैजेट में लाने के लिए भी कुछ तरीका होता है। वो कौन कौन से तरीके जिसके जरिए हम इंटरनेट को ला सकते हैं, इसके भी कई सारे टाइप हैं। पहला है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन जो पहले यूज़ होता था हम लोग का नॉर्मल, अगर हम लोग एक पेन ड्राइव की तरह पहले नेट सेटर आता था जिसको आप लोग अपने कंप्यूटर में लगाते थे, वो एक तरीके से डायल अप कनेक्शन पे चलता था। वो रीडायल करता था अपने, मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आइडिया हो गया या जियो हो गया, फिर जानते ही हो, तो ये कौन है? आईएसपी होते हैं। ये क्या करते हैं? ये डेटा को प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बाद डायल अप कनेक्शन क्या करता है? आपके में इंटरनेट को चलाने लगता है, ठीक है। दूसरा हो गया आप लोग का ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में वाईफाई के लिए, जैसे जो हम लोग का फाइबर होता है वो भी इसी पर बेस्ड रहता है, मतलब जियो फाइबर जो होता है वो भी इसी पर बेस्ड है, या एयरटेल फाइबर होता है ये भी सेम इसी पर बेस्ड रहता है। इसके बाद आप लोग का केबल कनेक्शन। केबल कनेक्शन का मतलब अपने इथरनेट का नाम सुना होगा। इथरनेट केबल जो होती है वो हम लोग के मॉडेम से जाके जुड़ती है, मतलब जो हम लोग का राउटर होता है, राउटर मतलब जैसे हम लोग का वाईफाई होता है, वाईफाई से केबल जुड़ती है, उसके बाद वही केबल आके हमारे कंप्यूटर में जुड़ जाती है, उसे बोलते हैं इथरनेट केबल बोलते हैं। हम आसान बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जिसको कंप्यूटर ना भी आता हो वो भी जान ले मेरी बात को। और इसके बाद केबल का एग्जांपल एक और ले सकते हैं, जैसे फाइबर ऑप्टिकल केबल होती हैं जो जमीन के नीचे बिछी होती हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब कभी रोड बनती है तो क्या सारी केबलें निकलती हैं जमीन से, वो क्या है? फाइबर ऑप्टिकल केबल होती हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल ही रिस्पॉन्सिबल है आपके इंटरनेट को चलाने के लिए। इसके बाद आप लोग का आ गया सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शन जो कि एक तरीके से वो पूरी धरती का चक्कर लगाता है, उसका काम ये रहता है कि सारे सिग्नल्स को क्या कर देना? रिफ्लेक्ट कर देना, मतलब दूसरी जगह भेज देना। वो काम किसका है? सैटेलाइट का है। इसके बाद आप लोग का आ गया सेलुलर। सेलुलर का मतलब होता है कि जो हम लोग नॉर्मल मोबाइल डेटा जो चलाते हैं वो किस पर बेस्ड रहता है? सेलुलर डेटा पर बेस्ड रहता है, ठीक है, जैसे 2G 3G 4G 5G इस टाइप से। इसके बाद अगला आता है आप लोग का ISDN। ISDN का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है? ये भी एक कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है, मतलब कम्युनिकेशन करने का जरिया है जहां पर हम लोग डिजिटल ट्रांसमिशन कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसमिशन का मतलब जैसे वॉइस, ऑडियो, वीडियो या कोई भी नेटवर्क से जुड़ जाना, ये सारे काम किससे कर सकते हैं हम लोग? ISDN से कर सकते हैं। ISDN को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे पहले के ज़माने में वो फ़ोन हुआ करते थे जो हम लोग उठाते थे, तो वो एक तरीके से क्या है? ISDN में आते हैं। ISDN जो होते हैं वो एक तरीके से टावर से जुड़े रहते हैं और इनकी जो स्पीड रहती है वो भी क्या रहती है? तेज़ रहती है। जैसे एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई या कोई मोबाइल कॉल हो गया या आपने कोई मॉडेम को जोड़ लिया, ये किस में आएंगे? ISDN के अंदर आएंगे। देखिए कुछ बातें आपने डायरेक्टली नहीं सुनी है क्योंकि कुछ बातें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती हैं, तो वो आप लोग डायरेक्टली नहीं सुनते हो, लेकिन वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। अब इसके बाद देखिए अगला आता है कि बिजनेस एप्लीकेशन क्या होता है। बिजनेस एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम अपने बिजनेस को क्या कर सकें? ऑटोमेट कर सकें, उसको चला सकें, उसके सारे डिसीजन ले सकें, उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस एप्लीकेशन बोलते हैं। अब देखिए बिजनेस एप्लीकेशन के भी कुछ यहाँ पर बेनिफिट होते हैं या फायदे होते हैं, इनको आप बोल सकते हो, या तरीके भी होते हैं। इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहे इसको बेनिफिट में लिखो, चाहे फीचर में लिखो या किसी वेज में लिख दो, ये सब में काम आ जाएगा आप लोग को। पहला आप लोग का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि कम्युनिकेशन जो देखिए कैसे कर सकते हैं आप? ईमेल के जरिए कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग के जरिए कर सकते हैं, या फोन कॉल के जरिए कर सकते हैं। ये क्या होता है? या चैट कर सकते हैं। ये एक तरीके से क्या है? कम्युनिकेशन का माध्यम है जहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर आप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब ऐसे बिजनेसेस में क्या फायदा होता है? बिजनेसेस के अंदर क्या होता है? जैसे कस्टमर सपोर्ट सर्विस नहीं होती है, वहां पर भी तो क्या कहता है? कस्टमर सपोर्ट सर्विस आपसे बात करता है, आपकी प्रॉब्लम को समझता है, उसके बाद कंक्लूजन निकालता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद देखिए अगला आता है कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च का मतलब होता है, देखिए बिजनेसेस को देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके लिए क्या यूज करता है? रिसर्च यूज करता है कि उसका कंपटीशन क्या कर रहा है, कस्टमर क्या चाहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च मतलब कि उनके डेटा को एनालाइज करना, मतलब कस्टमर के डेटा को देखना या आप लोग के कॉम्पिटिटर है उनके डेटा को देखना और उसके बाद जानना कि क्या चल रहा है, वो किसके जरिए हो पाएगा? रिसर्च के जरिए हो पाएगा। इसके बाद आता है आप लोग का मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब तो आप लोग को पता ही है कि बेचने के लिए हो तो उसे हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। अब मार्केटिंग आप लोग कैसे भी कर सकते हो, टेक्स्ट के जरिए, इमेज के जरिए, वीडियो के जरिए आप लोग क्या कर सकते हो? मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे गूगल पर ऐड लगा दिया आपने तो वो भी तो एक तरह की मार्केटिंग है जो आप ऑनलाइन कर रहे हो, कंप्यूटर के यूज करके कर रहे हो। इसके बाद आता है आप लोग का डेटा ट्रैकिंग एंड स्टोरेज।
डेटा ट्रैकिंग एंड स्टोरेज का मतलब होता है जैसे नॉर्मल हम लोग की कंपनियां क्या करती हैं, हम लोगों से डेटा इकट्ठा करती हैं कि हम लोग का नाम क्या है, हम लोग कहाँ पर रहते हैं, हम लोगों का इंटरेस्ट क्या है, ये सब क्या है डेटा ट्रैकिंग है। और स्टोरेज का मतलब अपने पास संभाल के रखते हैं जिससे आगे चल के वो हम लोग को उसी के आधार पर ऐड दिखा। इसके बाद आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन होता है या जो लेआउट होता है, शेप होता है, ये सब हम काम लोग पर डिज़ाइन करते हैं, कंप्यूटर मॉडलिंग में डिज़ाइन करते हैं जिसके ज़रिए पता लग पाता है कि वो बनेगा कैसे, देखेगा कैसे, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर का यूज़ लगा। इसके बाद अगला आता है आप लोग का ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब जो HR आप लोग के होते हैं, HR क्या करते हैं, किसकी स्किल कितनी अच्छी है या एबिलिटी कितनी बढ़िया है, सैलरी किसको कितनी देनी है, वर्कलोड कितना होगा किसके ऊपर, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। उसे कौन बोलते हैं, HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। इसके लिए भी अलग पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ERP का नाम सुना है आपने, ERP के अंदर अटेंडेंस लगती है आप लोग की, तो वो आप लोग की ERP हो गई, वो भी इसमें यूज़ होती है। इसके बाद अकाउंटिंग तो आप लोग को पता है, टैली का नाम आपने सुना ही है। टैली किसके लिए होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो वो भी क्या करेगा, सारी एंट्री आपकी, सारे ट्रांजेक्शन आपके सब रिकॉर्ड करेगा, वो आप लोग की अकाउंटिंग हो गई। इसके बाद आप लोग का इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है आपके पास स्टॉक कितना बाकी है या आप लोग के पास स्टॉक ओवर है या अंडर स्टॉक है, ये सारी चीज़ें आप लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जान जाओगे। यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर का यूज़ हुआ, उसके जरिए आप लोग जान पाए हो। अब देखिए सॉफ्टवेयर भी कई टाइप के आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब बहुत टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, पेमेंट ट्रांजेक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं, वेबसाइट के भी डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली तो बता ही चुके, कस्टमर सर्विस सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ऐसे ही कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, हम बोलते चले जाएंगे। ये बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। हम आपको ऑप्शन इसके लिए दे रहे हैं जिससे आप लोग वहाँ पर लिख सकें। इसके बाद आप लोग को आ जाता है ई-कॉमर्स। क्या होता है ई-कॉमर्स का मतलब होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट को या गुड्स को या सर्विसेज को बाय और सेल करें, कहाँ पर, इंटरनेट के जरिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ई-कॉमर्स बोलते हैं। ई-कॉमर्स एग्जांपल जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब क्या है, एग्जांपल हो गए किसके, ई-कॉमर्स के। और ई-कॉमर्स के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे हो गए बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B, जिसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से ही डायरेक्ट व्यापार करे, तब उसे क्या बोलते हैं, B2B में बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन से ले सकते हैं, अब मान लीजिए कोई बड़ी मशीन चाहिए, बिजनेसेस को कोई बड़ी मशीन चाहिए अपने प्लांट या इंडस्ट्री के लिए, तो वो क्या दुकान पर जाके लेंगे, वो डायरेक्टली उस कंपनी से जाके लेंगे जो कंपनी उसको बना रही होगी उस मशीन को, है ना। तो बिजनेस टू बिजनेस, ठीक। इसके बाद आता है बिजनेस टू कस्टमर, जैसे हम लोग का होता है अमेजॉन क्या है, बिजनेस है, हम लोग क्या है, कस्टमर है, वो क्या कर रहा है, बेच रहा है सामान, हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। इसके बाद आप लोग का C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जैसे OLX आपने देखा है, OLX के अंदर क्या होता है, एक कस्टमर आता है अपने ऐड डालता है, दूसरा कस्टमर आता है उसको खरीद लेता है, मतलब क्या हुआ, कस्टमर टू कस्टमर। इसे क्या बोलते हैं, मान लीजिए OLX के एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला आता है कि कस्टमर टू बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कस्टमर बिजनेसेस को कोई माल बेच रहा हो। अब देखिए ये कब होता है, मान लीजिए आप कोई फोटोग्राफर है और आप कोई फोटो खींचते हो और उसको जाके बेचते हो तो बिजनेसेस को, तो कुछ बिजनेसेस होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी फ़ोटो को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं और फिर वो उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। जैसे एक शटरस्टॉक वेबसाइट है जो सेम यही काम करती है कि लोग क्या करते हैं, वहाँ पर आके अपनी फ़ोटो को बेचते हैं, जो भी वो फोटोग्राफी करते हैं और उसको बाद क्या होता है, उनको रेवेन्यू मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कस्टमर टू बिजनेस। अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है कि डिजिटल मार्केट क्या होता है। डिजिटल मार्केट का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग की कोई वेबसाइट है, ऐप है या कोई मोबाइल डिवाइस हो गई या सोशल मीडिया हो गया या सर्च इंजन हो गया, इन सब का यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें और उसको बेचें, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केट या डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला आता है कि डिजिटल गुड्स क्या होते हैं। डिजिटल गुड्स का मतलब होता है जो इनटेंजिबल गुड्स होते हैं, इनको छू नहीं सकते हम लोग, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में होते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, कोई मान लीजिए कोई ई बुक हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कोई बुक आप पढ़ रहे हो, या अरे आप गाना सुनते हो तो वो भी तो आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, या आप रेडियो सुनते हो वो भी डिजिटल प्रोडक्ट है, आप कोई टीवी सीरियल देखते हो, वैसे तो नहीं देखते होगे लेकिन टीवी सीरियल देख रहे तो या वो भी क्या है, एक तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट है, या कोई OTT प्लेटफॉर्म हो गए वो भी डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है कि जो हम लोग के ट्रांजेक्शन होते हैं, जो हम लोग ऑनलाइन करते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो देखिए हम लोग जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। पहला होता है आपका स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे नॉर्मल बैंक की लाइन में लगते हैं जाके, वैसे यहाँ पर क्या होता है, सारे ट्रांजेक्शन मिनटों में पहुँच जाते हैं दूसरे के पास। इसके बाद दूसरा होता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है आसान है इसको मैनेज करना। हम लोग अपने स्मार्टफोन से ही अपने सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, परचेज, सेल और कितना अमाउंट हमने दिया है, लिया, ये सब देख सकते हैं। ये कन्वीनियंस है, आसान है। इसके बाद अगला आता है
है आप लोग का रीचिंग ग्लोबल ऑडियंस, मतलब क्या है कि यहाँ पर आप लोग दुनिया में किसी के पास भी पैसा भेज सकते हो, तो आपके पास ये एक्सेस है कि आप ऑनलाइन के जरिए किसी को भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद है लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर देखिए बैंक जो होती है वो अगर एम्प्लॉय को रखेगी, कैशियर को रखेगी, तो उनका पेमेंट नहीं करना होगा, सैलरी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अब अगर मान लीजिए हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मर्चेंट है या कस्टमर है वही सारी चीज़ें क्या करेगा, मैनेज करेगा। और वहाँ पर जो होगा, वहाँ पर कोई एम्प्लॉय का तो काम इतना लगेगा नहीं, वहाँ पर सारा काम क्या होगा, कस्टमर खुद ही कर लेगा, पैसा भेजने या रिसीव करने का। इसके बाद अगला है क्विक एंड इजी सेटअप, मतलब क्या है, इसका आसान तरीका भी है कि हम लोग बस ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद अपनी डिटेल डालनी है और हम लोग का सेटअप हो गया, क्योंकि आसान है सेटअप करना। इसके बाद अगला आता है वैरायटी ऑफ पेमेंट ऑप्शन या चॉइसेस। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके पास बहुत होते हैं, आप चाहे क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करिए, डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करिए, आप ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ करिए, जैसे आप लोग की इंटरनेट बैंकिंग होती है उसको यूज़ करिए, यूपीआई को यूज़ करिए। अब बहुत सारे ऑप्शन है, तो ये क्या है, वैरायटी ऑफ पेमेंट चॉइसेस है आप लोग की। इसके बाद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कुछ खराबियां भी होती हैं, जैसे कि टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम का मतलब होता है कि कोई ग्लिच आ जाए या एरर आ जाए। आप लोग देखते हो कि आप लोग कोई पेमेंट करते हो, उसके बाद वो एरर आ जाती है कि वो पहुंचा नहीं दूसरे के पास या बीच में अटक गया है, तो वो एक समस्या है वहाँ पर, टेक्निकल प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखिए अगला आता है कि पासवर्ड थ्रेड क्या होता है। पासवर्ड थ्रेड का मतलब होता है कि देखिए सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो अगर देखा जाए तो ओटीपी पर बेस्ड है, वन टाइम पासवर्ड पर क्या है, वो बेस्ड है। अगर वहाँ पर वो ओटीपी किसी दूसरे के पास चला गया तो हमारे अकाउंट का जो एक्सेस होता है वो भी दूसरे के पास चला गया, तो यहाँ पर क्या है, पासवर्ड थ्रेड है। ये एक तरीके की गलती है जो किसी से हो भी सकती है। इसके बाद देखिए अगला आता है कॉस्ट ऑफ फ्रॉड। कॉस्ट ऑफ फ्रॉड का मतलब होता है कि जहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम लोग करते तो हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग की जो आईडी होती है वो चोरी हो जाए, या हमारे पर कोई अटैक हो जाए, ठीक, साइबर अटैक हो जाए या कोई हैकिंग हो जाए, ऐसे केस में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फ्रॉड बोलते हैं, ठीक। इसके बाद अगला आता है आप लोग का सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न का मतलब होता है कि कोई भी, मतलब जो भी कोई फ्रॉडर होगा वो कोई ना कोई लूप होल निकाल के क्या कर सकता है, हम लोग के बायोमेट्रिक जो हम लोग की चीज़ें होती है वो ले सकता है, या हम लोग के फेस से सारे डिटेल को कैप्चर कर सकता है। ये तरीका होता है सिक्योरिटी को ब्रीच करना, मतलब सिक्योरिटी को तोड़ना। कई सारे तरीके होते हैं। इसके बाद आ जाता है आप लोग का टेक्नोलॉजिकल इलिटरेसी। इसका मतलब होता है कि जब कोई टेक्नोलॉजी के बारे में जानता ही ना हो, समझता ही ना हो, तो वहाँ पर भी वो उसको चला नहीं पाएगा, मैनेज नहीं कर पाएगा। इसके बाद आप लोग का आखिरी होगा लिमिटेशन ऑन अमाउंट एंड टाइम। यहाँ पर क्या होता है कि डे टू डे आप लोग की एक लिमिट भी तय रहती है। जैसे आप लोग देखते होंगे एटीएम के अंदर मान लीजिए 10 से 15 हज़ार रुपये ही निकाल सकते हैं, तो ये क्या है, लिमिट है, उससे ज़्यादा आप लोग निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसे ही जो आप लोग का नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है उसमें ओटीपी आता है, ओटीपी भी एक लिमिट तक आएगा, उसके बाद ओटीपी आना बंद हो जाता है, वो भी क्या है, एक लिमिट ही तय करी गई। इसके बाद अगला आ जाता है आप लोग का कि एम कॉमर्स क्या होता है। एम कॉमर्स का मतलब मोबाइल कॉमर्स, जहां पर आप लोग कोई मोबाइल के ऐप को यूज करके आप कोई भी काम को करते हो। इसके भी कई सारे टाइप होते हैं, जैसे आप लोग का मोबाइल शॉपिंग हो गया, आप अमेजोन को यूज करके क्या कर रहे हो, शॉपिंग मान लीजिए कर रहे हो। इसके बाद मोबाइल बैंकिंग हो गया, जैसे आप लोग नॉर्मल अपना बैंक अकाउंट जैसे यूज करते हो, जैसे मान लीजिए गूगल पे हो गया या कोई भी स्पेसिफाइड बैंक होती, मान लीजिए एक्सिस बैंक है, उसका आप लोग ऐप यूज कर रहे हो। इसके बाद मोबाइल पेमेंट हो सकता है। मोबाइल पेमेंट में जैसे आप पेटीएम हो गया या फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, आप इसको यूज कर रहे हो। इसके बाद है मोबाइल टिकटिंग जो होती है, जैसे बुक माई शो हो गया या कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म हो गया जो टिकट को बुक कर सकता है, ऐसे पेटीएम भी कर सकता है, तो वो हो गया इसका एग्जाम्पल। इसके बाद आप लोग का मोबाइल कूपन एंड लॉयल्टी प्रोग्राम जो आप लोग के होते हैं कि आप लोग अगर उसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पर कोई कूपन या कोई रिवॉर्ड मिले, जैसे गूगल पे में होता है, लेकिन होता नहीं है। आप लोग मान लीजिए गूगल पे रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो यहाँ पर क्या है, उसका एग्जांपल लिख लीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद ये अब देखिए एम कॉमर्स जो होता है उसके कॉमन बेनिफिट भी जान लीजिए क्या होता है। ये आप लोग को पहले से पता है कि कन्वीनियंस है, आसान है इसको यूज़ करना, पर्सनलाइजेशन है, मतलब कि इसमें आप अपने हिसाब से बदलाव भी कर सकते हो। इसके बाद अगर आता है आप लोग का इंक्रीज सेल एंड रेवेन्यू, इससे कंपनी का क्या होगा, रेवेन्यू और बढ़ेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑटोमेट कर देंगे इंटरनेट के अंदर। इसके बाद इनहेंस कस्टमर एंगेजमेंट, की कस्टमर इससे क्या करेंगे, ज़्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि ये आसान भी है और इसको यूज़ करना भी मतलब ठीक रहेगा। इसके बाद अगला आप लोगों का जियो लोकेशन टारगेटिंग। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई एक लोकेशन तक कोई सीमित नहीं रहेगा, लोकेशन अपनी एक्सपैंड करता रहेगा, मतलब एक सिटी तक कोई सीमित नहीं रहेगा, पूरे इंडिया के अंदर वो छा जाएगा। इसके बाद अगला आता है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब कर दें किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी या उसकी इंटीग्रिटी को हम लोग पहचानने के लिए या वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट पे जब साइन करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, हम लोग डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन हो सकती है, ईमेल हो सकता है, या कोई पीडीएफ सर्टिफिकेट
इन सब में साइन करने के लिए क्या यूज़ होता है, डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होता है। अब डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होने के भी कुछ यहाँ पर रीज़न है जिसको आप लोग इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं। पहला है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है उसकी वेरीफाई करना, मतलब उसको एक तरीके से प्रमाणित करना। ये काम कौन करेगा, डिजिटल सिग्नेचर कर सकता है। इसके बाद आप लोग का अगला है नॉन रिपीटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोबारा नहीं हो सकता। अब जैसे क्या होता है, जैसे कोई साइन करता है तो क्या कहता है कि अरे नहीं मेरे साइन धोखे से उसने कर लिए या मेरे साइन डुप्लीकेट कर लिए, ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती। यहाँ पर सॉफ्टवेयर ही क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा और अगर थोड़ा सा भी उसमें ग्लिच होगा या थोड़ा सा भी अलग दिखेगा तो उसको डिसअप्रूव कर देता है वो। इसके बाद आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इस पर आप भरोसा कर सकते हो और ये एक फॉर्मल होता है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो पाता है। इसके बाद अगला आता है आप लोग का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, ये ज़्यादा बढ़िया होता है इसको यूज़ करना क्योंकि इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो पाता। इसके बाद है आप लोग का लीगल वैलिडिटी। का मतलब होता है कि लीगली आप क्या कर सकते हो उसको वेरीफाई या आप उसकी ऑथेंटिसिटी या कोई भी आप ऑथराइज पर्सन जो होगा जो साइन करेगा वो कर सकता है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने डेटा को या हम अपने इंफॉर्मेशन को गैदर करें और उससे फिर समझें, एनालाइज करें कि क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। इससे क्या बोलते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोग की बहुत सारी जो कंपनियां हैं जैसे अमेजोन, गूगल हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, ये सब यूज़ करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनके जरिए यूज़ करके वो चलता है। इसको बस ऐसे याद रखिए, ये आप लोग को पहले से आता है। जैसे हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब एक फिजिकल पार्ट जो आप लोग का कंप्यूटर सिस्टम में होता है, उसके ऊपर क्या चलता है, सॉफ्टवेयर चलता है। सॉफ्टवेयर में आप कोई भी विंडोज़ या ऐसी चीज़ को चलाते हो, उसके ऊपर क्या होता है, डेटा कंसिस्ट के मतलब जो भी डेटा आप उसके ऊपर लेके आ रहे हो, या टेलीकम्युनिकेशन की कहाँ से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, इन सब से क्या मिलके बनता है आप लोग का, इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलके बनता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के भी कई सारे टाइप होते हैं। पहला होता है आप लोग का ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी, जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक के अंदर कस्टमर के सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, कितना पैसा डाल रहा है, कितना निकाल रहा है, उस अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, कहाँ पर वो रहता है, अभी नेट अमाउंट इसके पास कितना पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैनेज करने का काम किसका है, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम का है। यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक जो बिजनेस ऑपरेशन होते हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आप लोग का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये किसके लिए यूज़ होता है, अब देखिए मैनेजमेंट के अंदर जो आप लोग का मैनेजर होता है उसका काम क्या होता है, सारी चीज़ें एनालाइज करना, समझना और डिसीजन लेना। लेकिन ये सारे काम करेगा कैसे, वो इस सॉफ्टवेयर के जरिए कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला आता है आप लोग का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे जो आप लोग के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी अगर वो मान लीजिए डिसीजन लेना होता है तो वहाँ पर देखिए ह्यूमन का काम तो लगता ही है, इंसानों का काम तो लगता ही है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर को यूज़ करोगे तो उसके डेटा से आप जान जाओगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसे बोलते हैं आप लोग के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद आप लोग का फोर्थ आ जाता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब देखिए क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है कि जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं जैसे सीईओ हो गए, बोर्ड डायरेक्टर हो गए, वो लोग इसको यूज़ करते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या करते हैं वो लोग, जितनी भी चीज़ें जो हाई लेवल डिसीजन होते हैं वो सारे यहाँ पर लिए जाते हैं कंपनी के, कि कंपनी में क्या क्या प्लान आने चाहिए, क्या क्या नहीं आने चाहिए, ये कहाँ पर तय होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम पे होते हैं। अब देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम के अगर हम लोग मेरिट देखें तो क्या होंगे, मतलब अच्छाइयाँ क्या होंगी कि ये टाइम बचाएगा, कॉस्ट बचाएगा, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ाएगा, डिसीजन लेने में आसानी करेगा, या जो मैनेजमेंट है उसको और वो इफेक्टिव बना देगा। अब देखिए ये हमने ही जितने भी इंपॉर्टेंस बनाए हैं ये आराम से ऐसे बना लिए, ये कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसमें कुछ खराबियां भी होती हैं, ये भी बना सकते हैं आप लोग कि इसमें एरर आ सकती है और इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है सारी चीज़ों को एनालाइज करने में, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है अगर आप लोग इसको ज़्यादा करते हो। ये एक्सपैंड नहीं हो पाता, ये जितने में है उतने तक सीमित रहता है। ठीक, तो ये क्या होगा, इससे खराबियाँ हो गई। ये खराबियाँ या फ़ायदे जो हैं ये आपको मैं ऐसे बता रहे क्योंकि आप लोग इसको लिख सकते हो, मतलब दिमाग लगा के लिख सकते हो अगर आपको टॉपिक आता है तो। इसके बाद देखिए अगला आता है हम लोग का DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर होता क्या है कि जो डेटा होता है उसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि डेटा को इंसर्ट करना। अब देखिए कई सारे काम होते हैं DBMS के, जैसे डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को मॉडिफाई मतलब चेंज करना, डेटा को डिलीट करना। ठीक, ये सारे काम क्या होते हैं यहाँ पर DBMS के होते हैं। अब DBMS जनरली आप लोग कहाँ यूज़ होता है, कैसे एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे आपकी जैसे यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर आपका क्या होता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, फैकल्टी का रिकॉर्ड होता है कि फैकल्टी वहाँ कितनी है या स्टाफ उनके यहाँ कितने हैं,
या वहाँ पर लोग कितना एडमिशन लिए हैं, कितने लोग का वहाँ पर मान लीजिए कितने लोग अवेलेबल हैं, या अटेंडेंस किसकी लगी हुई है, ये सारी चीज़ें किसके ज़रिए होती हैं, डीबीएमएस के ज़रिए होती हैं। ठीक है, अब जो डीबीएमएस होता है, डीबीएमएस का काम बहुत सारे हो सकते हैं कि डेटा को सिक्योरिटी देना, ठीक, डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीवल का मतलब होता है कि जब चाहिए तब वो डेटा मिल भी जाए, ठीक, डेटा पर कंट्रोल रखना, डेटा को बैकअप करना, रिकवरी करना, या डेटा को अलग अलग क्लासिफाइड करना, ये सारे काम किसके जरिए हो सकते हैं, डीबीएमएस के जरिए हो सकते हैं। अब देखिए डेटाबेस के भी दो टाइप होते हैं आप लोग के, एक तो आप लोग का हो गया सेंट्रलाइज, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए पहले सेंट्रलाइज का मतलब समझिए। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जैसे आप लोग का एक ही डेटाबेस हो जिस पर सारे जो जितने भी क्लाइंट हैं या यूजर हैं वो आप पर आके क्या करें, डेटा को स्टोर करें। जैसे नॉर्मल आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग का गूगल ड्राइव हो गया। गूगल ड्राइव मान लीजिए कि वो सेंट्रलाइज डेटाबेस है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम मान लीजिए अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, आप भी अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव भी डेटा क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। मतलब क्या हो गया, एक तरीके का सेंट्रलाइज डेटाबेस, मतलब डेटाबेस एक ही है और स्टोर करने वाले क्या है, लोग बहुत सारे हैं, उन्हें बोलते हैं सेंट्रलाइज डेटाबेस। दूसरा आप लोग का है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसका मतलब क्या होता है, जहां पर हम लोग के जो डेटाबेस जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और नेटवर्क क्या होता है, एक ही रहता है। मतलब एक नेटवर्क के अंदर काफी सारे डेटाबेस जब हो तब उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बोलते हैं। अब इसमें क्या रहता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि लोग मतलब ज़्यादा है, मान लीजिए क्लाइंट यानी कि लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर डेटाबेस एक नहीं होगा, बहुत सारे यूज़ होते हैं, जिसके ज़रिए डेटाबेस जो होता है वो क्रैश ना हो पाए। इसके लिए क्या होता है, मल्टीपल डेटाबेस हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एक सिंगल नेटवर्क पे। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है। अब देखिए आप लोगों ने क्या किया, पहले रॉ मटेरियल लिया, उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कच्चा माल लिया पक्के में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया। लेकिन इन सब कामों के बीच में भी बहुत सारे काम थे, जहां पर आपने डिजाइन किया, प्रोडक्शन किया, वेयरहाउस में सामान रखा, शिपिंग किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। इन सब में क्या लगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम लगा, मतलब एक सॉफ्टवेयर यूज हुआ जो सब चीजों को ट्रैक कर रहा था। इसको करने से फायदा क्या हुआ कि पहले तो क्वालिटी इंप्रूव हो गई, एफिशिएंसी हमारी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, हम लोग का काम और आसान होने लग गया, और कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन हुआ कि वो चीज उसको सही मिली। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब यहाँ पर ये रहता है कि आप लोग का जो कस्टमर है उसका डेटा आप लोग अपने पास रखो, जिसके लिए आप जैसे मान लीजिए गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब क्या करते हैं, डेटा हम लोग क्या अपने पास रखती हैं, और इससे क्या करती हैं, ये ट्रैक करती हैं कि हम लोग को क्या चीज़ें सही लगती हैं, क्या चीज़ें खराब लगती हैं, जिसके जरिए ये हम लोग को ऐड दिखा सकें और हम लोग की चीज़ों को थोड़ा आसान बना सकें। इन्हें क्या बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे अमेजोन को ले लीजिए, अमेजोन क्या करता है कि हम लोग की चीज़ों को पहले रिकॉर्ड कर लेता है कि हम लोग कैसे कैसी चीज़ों को खरीदते हैं, तो उसने डेटा क्या कर लिया, अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। अब वो वैसे ही सजेशन देगा जैसे कि हम लोगों ने क्या करा है, चीज़ों को खरीदा है, उस टाइप से क्या करेगा, प्रोडक्ट हम लोग को सजेस्ट करेगा। इसे ही क्या बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब आप लोग के कस्टमर के साथ आप अपना संबंध अच्छा करें किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तब उसे बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिक हो रही है, आपका विज्ञापन ऑटोमेटिक हो रहा है, क्योंकि आप कस्टमर को देख रहे हैं, ठीक है, कस्टमर को एनालिसिस कर रहे हैं, कस्टमर की नीड को पकड़ रहे हैं, तो कस्टमर आपका प्रमोटर बन गए, आपके बारे में पूरा बखान कर रहा है सब जगह। इसके बाद है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट का मतलब होता है कस्टमर को जब भी जरूरत हो काम आ जाओ, उसे क्या बोलते हैं, कस्टमर सपोर्ट। इसके बाद है डिफेक्टिव ट्रैकिंग। डिफेक्टिव ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है, कहीं पर गड़बड़ हो रही है, कहीं पर कोई एरर आ रही है तो उसको तुरंत सुधारो, उसे क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव ट्रैकिंग बोलते हैं। इसके बाद है नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जितना आपने एक्वायर किया है उससे डेटा, उन सबको मैनेज करना भी सीखो। ऐसा ना हो कि आपने डेटा ले तो लिया है, उसको मैनेज नहीं कर पाए। देखिए इसके बाद अगला आता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जैसे आप लोग का सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम हो गया या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के हैं। मतलब कंपनी के लिए भी कई सारे सॉफ्टवेयर बने हैं, जिसमें कि ये 2 सॉफ्टवेयर अभी आप लोग के में है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आ गया इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करें, एक्सचेंज करें। क्या एक्सचेंज करें, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करें आपस में, तब उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोलते हैं, जहां पर हम लोग सारी चीजें ऑटोमेट कर दें। अब देखिए डेली बिजनेस के अंदर क्या होता है कि एक्सचेंज होता है डॉक्यूमेंट का, जैसे कि इनवॉइस हो गया या कोई परचेज ऑर्डर हो गया या कोई शिपिंग फॉर्म हो गया। अरे आप लोग नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं को दूसरे को भेजते हो या रिसीव करते हो, वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के जरिए हो पाता है। अब देखिए कोई भी पॉइंट अगर आप लोग लिख रहे हो, हम कोई भी पॉइंट कह रहे हैं, मतलब आपके सब्जेक्ट के अंदर कोई भी पॉइंट अगर आप लोग लिखते हो और उसका कंटेंट आपके पास कम बचता है, तो आप उसके एडवांटेज
और डिसएडवांटेज उसको बना दीजिए जिससे वो पॉइंट थोड़ा बढ़ जाए। अब देखिए एडवांटेज आप लोग यूनिफॉर्म हम बता रहे हैं, यूनिफॉर्म का मतलब हर टॉपिक के लिए बता रहे हैं, वो आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि वो काम को आसान बना देता है, वो स्पीड को तेज़ कर देता है, वो टाइम बचाता है, कॉस्ट बचाता है, और भी बहुत सारे करते हो। ग्लोबल एक्सेस दे सकता है, और भी कई सारे कर सकते हो कि ये वैरायटी दे देता है, आप पर्सनलाइज कर देता है आपका काम, मतलब आसान कर देता है, और उसके अंदर आप लोग अपनी तरीके से बदलाव भी कर सकते हो। ये सारे यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंस है, इसको आप लोग मतलब बना के लिख सकते हो। इसके बाद डिसएडवांटेजेस कुछ बना सकते हो आप लोग, जैसे कि इसके अंदर कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती हैं, एरर आ सकता है, कोई भी आदमी हैक कर सकता है, फ्रॉड हो सकता है, या कोई भी एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल ग्लिच आ सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि वो फ्रीज हो जाए या उसमें कोई बग आ जाए। ये सारे यहाँ पर क्या है इसके खराबियाँ हैं, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने जो कोई भी आप लोग टॉपिक है उन सब में ये यूज़ कर सकते हो। ये यूनिफॉर्म पॉइंट है आप लोग के। वन शॉट भी वीडियो हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग को ध्यान देना है कि वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को सारे टॉपिक याद होने लग जाए। वीडियो को शेयर करते रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।